इस रेटिंग कटौती का डॉलर पर किस तरीके से इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ी हैं। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब सरकार को बॉन्ड सरकार के कर्ज कार्यक्रम पर सवाल उठते हैं और भारी कर्ज किसी पर होता है तो नया कर्ज लेने के और ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, तो बॉन्ड यील्ड्स तो बढ़ रही हैं। और अमेरिका के बॉन्ड की साख टूटने से डॉलर पर आने वाले समय में दबाव रहेगा। हालांकि स्कॉट बेसेंट जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसको बिल्कुल नकारा। उन्होंने कहा कि मैं मूडी की रिपोर्ट पर बहुत भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन दुनिया को यह बात दिख रही है। और खासतौर से मूडीज की रिपोर्ट विपुल जी उस परिस्थिति की रोशनी में आई है जब हाल में ही टैरिफ के बाद दुनिया के देशों ने अमेरिकी बॉन्ड्स में बड़ी बिकवाली की है, जिसको हम बोनस पॉइंट के दर्शकों को बताते रहे। और ऐसी स्थिति में जबकि अमेरिकी बॉन्ड में दुनिया के निवेशकों का भरोसा घट रहा है, गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बैंक, उस स्थिति में ये रेटिंग डाउनग्रेड अमेरिकी अर्थव्यवस्था की साख के लिए को गहराई से प्रभावित करेगा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को टैक्स की रियायतें देना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी जीने की लागत टैरिफ के कारण बढ़ने वाली है। जितने टैरिफ अभी मौजूदा संधियों में हैं उसके बाद भी अमेरिका में महंगाई बढ़ने की संभावना है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का सर्वे कल आया जिसमें 1980 के बाद अमेरिका में उपभोक्ताओं का विश्वास है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस न्यूनतम लेवल पर है क्योंकि कीमतें और महंगाई बढ़ने की संभावना है। चीन के साथ जो डील हुई है उसमें भी चीन से आने वाले सामान पर अब जीरो ड्यूटी तो है नहीं, 30% की ड्यूटी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वो इनकम टैक्स में रियायतें देकर जनता को एक हाथ से थोड़ा राहत देने की कोशिश कर रहे थे, जो फंस गया है। और अब मूडीज की इस रिपोर्ट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहां खर्चे घटाने होंगे, टैक्स रियायतें कम करनी होंगी और टैरिफ को बढ़ाने का दबाव उनके ऊपर बनेगा। और इसलिए ये असंगति है पूरे वित्तीय व्यवस्था में जो आने वाले दिनों में बाजारों को भी, बॉन्ड बाजार को और शेयर बाजार को प्रभावित करेगी। जी, इस बीच दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जापान के 40 साल के बॉन्ड की यील्ड 20 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है जब जापान में बॉन्ड यील्ड बढ़ी हो। मूडीज की तरफ से अमेरिका की रेटिंग में कटौती के बाद जापान में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, जापान में बॉन्ड यील्ड में इस बढ़त, इस तेजी को किस तरीके से पढ़ा और समझा जाए? दुनिया आपस में जुड़ी हुई है विपुल जी। जिस वजह से मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग में कमी की भारी कर्ज के कारण, लगभग वही संकेत जापान की अर्थव्यवस्था में। जापान की सरकार पर भी भारी कर्ज है। जापान की सरकार तो बॉन्ड बायबैक भी करना चाह रही थी। जापान में एक और बड़ी चिंता है कि जापान में पहली तिमाही के आंकड़े आए जो हमने बताए थे और उसमें अर्थव्यवस्था में पर गहरा दबाव दिखाई दिया है। इन दो परिस्थितियों से जापान की अर्थव्यवस्था में भी बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हुई है। यानी निवेशक मान रहे हैं कि जापान में आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण सरकार को और ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है और उस कर्ज की स्थिति में उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो अचानक दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कर्ज के सायरन बजने लगे हैं। भारी कर्ज के और कर्ज के खतरनाक सायरन बज रहे हैं। उसमें एक अमेरिका है और एक जापान है। और इधर यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं भी नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही हैं क्योंकि उन्हें अपने यहाँ डिफेंस पर और रक्षा पर नया खर्च करना है। तो ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अगले 1-2 दिन में हमें दुनिया के कुछ अन्य बाजारों में भी इस तरीके के संकेत मिलेंगे जहां कर्ज को लेकर निवेशकों की चिंता सामने आएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की उस याचिका को रद्द कर दिया है जिसमें कि इन कंपनियों ने एजीआर बकाये पर ब्याज और जुर्माने की भुगतान पर राहत मांगी थी। उधर सरकार ने पहले ही एजीआर बकाये पर राहत के लिए वोडा आइडिया की मांग को ठुकरा दिया। अप्रैल अंत में दूरसंचार विभाग की तरफ से वोडाफोन आइडिया को इसके बारे में अवगत भी करा दिया गया था। सरकार पहले ही वोडाफोन को राहत देकर के एजीआर बकाये के बदले कंपनी में इक्विटी ले चुकी है। कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 49% तक पहुंच गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट के नकारने और सरकार की मनाही के बाद वोडाफोन के लिए अब क्या कुछ ऑप्शन बचे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? विपुल जी, अगर आज हम वोडाफोन की तरफ से अदालत में दिए गए पक्ष को गंभीरता से समझने की कोशिश करें और इससे पहले इस याचिका को दाखिल करते हुए वोडाफोन ने जो कहा था उसे सुने, तो ये इनकार वोडाफोन के लिए संकट की वजह बन सकता है। और बाजार में आज हमने वोडाफोन में तेज गिरावट भी देखी, वोडाफोन के स्टॉक में देखी। 34,745 करोड़ रुपए की बकायेदारी है एजीआर की एयरटेल पर और 45,457 करोड़ रुपए की बकायेदारी है वोडाफोन पर। दोनों कंपनी, इसके अलावा टाटा की कुछ बकायेदारी थी। तीनों कंपनियां गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना
कर दिया। सरकार पहले ही मना कर चुकी थी। एयरटेल के पास तो इतनी क्षमता है कि वो 34,000 करोड़ की बकायदारी बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि उसके मुनाफे अच्छे हैं। पर वोडाफोन ने यह कहा कि हमारे पास 20,000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कंपनी लगभग डूब जाएगी। ये बात अपने हलफनामे में ये रियायत, ये छूट मांगते समय वोडाफोन ने कहा था। वोडाफोन की तरफ से कहा गया कि अगर हमें ये रियायत नहीं मिली 45,000 करोड़ की तो कंपनी को चलाना मुश्किल होगा। कंपनी 20,000 लोगों की जीविका सरकार के इस फैसले पर निर्भर है कि वो उस लाइसेंस फीस की बकायदारी में को माफ कर दे। सरकार की तरफ से इसे नकार दिया गया है और इसके बाद अब वोडाफोन के लिए सर्वाइवल मुश्किल है। हम दोबारा आपको वो बोनस पॉइंट के एक पिछले संस्करण की तरफ ले जाना चाहते हैं जिस दिन हमने आपको बताया था जब वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी विपुल जी कि वोडाफोन की स्थिति अब इस बाजार में बुरी तरह मुश्किलों में फंसी हुई है। एक तो भारत में टेलीकॉम टैरिफ बढ़ने के बाद टेलीकॉम कनेक्शंस की मांग घट रही है, लोग डुअल सिम की जगह सिंगल सिम पर जा रहे हैं, कनेक्शंस की संख्या कम हो रही है। बाजार में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जो 1,000 रुपये से कम का आरपू पे कर रहा है, उसको संभालना और रखना मुश्किल है। और जो भी बाजार उपलब्ध है उस बाजार में जो प्रीमियम कस्टमर है, जो क्रीम है, वो जियो और एयरटेल के बीच बटी हुई है। ऐसी स्थिति में वोडाफोन के लिए इस बाजार में सर्वाइव करना, सस्टेन करना मुश्किल होगा और इसलिए हमें वोडाफोन की, क्योंकि फैसला शाम को आया, वोडाफोन की प्रतिक्रिया का कल हमें इंतजार रहेगा। शेयर बाजार की तो प्रतिक्रिया विपुल जी आपके सामने ही है। बिल्कुल सर।